हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। तो आज बेटा हम लोग यहां पर अपना 2022 एग्जाम के लिए नीट 2022 के लिए हम लोग अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मतलब आप फिजिक्स के लिए यहां पर हम लोग जुड़े हुए हैं। और फिजिक्स में अभी हम लोग जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे इसमें एक सीक्वेंस रहेगा प्रॉपर। हम लोग पहले क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और उसको फिनिश करने के पश्चात क्लास 12th की फिजिक्स पर जाएंगे और फिर उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि कभी भी आपके मन में ऐसा ना आए कि पहले ये वाला चैप्टर कर लिया फिर वो कर लिया, तो ऐसा सब चीजें ना हो, उन सब से भी बचना है हमको। और इस क्रैश कोर्स की एक खास बात क्या रहेगी? इस क्रैश कोर्स की खास बात ये रहेगी कि मैं यहां पर आपको थियरी की ब्रीफिंग करूंगा, पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको यहां पर कवर कराऊंगा। एंड देन जावेद सर आपको मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज करवाएंगे। ठीक है, तो एक ही चैप्टर के लिए आपको दो दो लेक्चर्स मिलेंगे। अब इन दो लेक्चर्स में क्या होगा, मैं पहले आपको एक थियरी की प्रॉपर शॉर्ट एंड स्वीट ब्रीफिंग करवाऊंगा और उसके बाद में जावेद सर आपको पूरे न्यूमेरिकल जो पॉसिबल हैं हर एक टाइप का एक एक न्यूमेरिकल्स कराते हुए आपको जितने पॉसिबल हैं उतने न्यूमेरिकल्स यहां पर करवाएंगे। क्रैश कोर्स जो है बेटा थोड़ा सा, जैसा कि आप जानते हैं बायोमेंटर्स में जो पैटर्न है कि हम लोग एकदम एक्सक्लूसिव, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कमांडो ट्रेनिंग में विश्वास करते हैं। मतलब यहां पर यदि आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपको सांस लेने को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। इसके अलावा मन में कोई दूसरा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर मेरे को इस क्रैश कोर्स को करने से कोई कितना फायदा होगा, क्या मैं 180 आउट ऑफ 180 तक पहुंच सकता हूं? बिल्कुल बेटा, आप 180 आउट ऑफ 180 तक पहुंच सकते हो, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे साथ के अलावा आपको अपना इनपुट भी थोड़ा बहुत देना पड़ेगा और आप बड़े ही आराम से 180 आउट ऑफ 180 भी ला सकते हैं। सर मेरी फिजिक्स पूरे साल भर वीक रही है, मैंने पूरे साल भर कुछ भी फिजिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या यदि मैं अभी यहां पर जीरो से स्टार्ट करता हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे इस क्रैश कोर्स का कितना फायदा होगा? यदि हम ऐसा कह रहे हैं कि आपने पूरे साल भर फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल मतलब जीरो, नील बटा सन्नाटा रही है आपकी फिजिक्स, और आप अभी तक 5-10 नंबर से ऊपर कभी लेके ही नहीं आए क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, बस आके एक आधा सॉल्व कर लिया तो कर लिया, वैसी यदि स्थिति है तब भी बेटा आप यहां पर इस क्रैश कोर्स को यदि आपने ज्वाइन किया हुआ है तो थियरी और न्यूमेरिकल्स दोनों का कॉम्बिनेशन रखा गया है इस बार। और चूंकि थियरी और न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब वो आपको मार्क्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि अब वो डेरिवेशन करने का समय नहीं बचा है, लेकिन हां डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ चीजें जरूर हम बताते हुए चलेंगे। जहां पर फॉर्मूला आएगा वहां पर फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, उस फॉर्मूले को आप प्रॉपरली नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, नाउ अब इसके अलावा सर मेरा एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपने बताया नहीं। देखो आप इजीली 150 प्लस स्कोर लेकर आ पाओगे यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो। यदि देखो क्या होता है ना, शुरुआत में मार्क्स को बढ़ाना बड़ा आसान रहता है, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाते हो 120 प्लस होते जाते हो तो वहां पर फिर फिजिक्स में एक एक नंबर के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी हमारे साथ में, यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली दिस क्रैश कोर्स इज फॉर यू ओनली। ठीक है, मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। श्योर। सो इसके अलावा आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप लेक्चर अभी सुनना स्टार्ट कर चुके हैं तो सबसे पहले एक फ्रेश ताजी ताजी एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक के अंदर में यदि आप चाहें तो दो नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप जावेद सर जो एमसीक्यू करा रहे हैं लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, बट हाँ एक रफ टाइप की रफ सॉर्ट ऑफ नोटबुक रख लीजिए ताकि आपने एक लेक्चर देखा और उसके तुरंत बाद में आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली। थोड़ा सा रफ डेटा बस जैसा हम लोग जनरली करते हैं उतना डेटा लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो एक नोटबुक बनाइए, दो नोटबुक बनाइए, वो आपके समझ पर निर्भर करता है, पर मेरा मानना है एक ही नोटबुक बनाइए, एक चैप्टर को देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पर लिखवा रहा हूं उन्हीं से आप करिए। और देखो वैसे मेरा मानना तो ये होता है कि रादर देन डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ाना, डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ाने के बजाय जो हम पढ़ाते हैं, जो मन से पढ़ाते हैं वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। लेकिन
कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे तो वहां पर जहां पर बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह का काम रहेगा, बहुत सारी थियरी रहेगी, तो वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीपीटी भी लेके आऊं, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर हम लोग पीपीटी से बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ताकि हम अभी शुरुआत कर सकें, ठीक है। सो आर यू रेडी? बोलो, आर यू रेडी? ओके, सो मुझे आवाज आ चुकी है कि आप लोग सब तैयार हैं। सो लेट्स मूव टू द जर्नी एंड हमको फोड़ के दिखाना है, हमको करके दिखाना है, हमको इसी साल में नीट एग्जाम क्रैक करके दिखाना है, इसी आत्मविश्वास के साथ में। बोलो, आपने एक प्रार्थना सुनी होगी, एक प्रेयर कहते हैं या जो भी है, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। कुछ कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वैसे आप जानते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एनसीईआरटी में स्केलर्स एंड वेक्टर्स नाम का कोई चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिजिक्स में पढ़ने के लिए हमें जरूरी है कि हम लोग सबसे पहले स्केलर्स एंड वेक्टर्स से पढ़ें, क्योंकि ये मेरी हमेशा से टेक्निक रही है। हालांकि इससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। और हो सकता है कि जब आप क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो, क्योंकि देखो मैं दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग फॉर द क्रैश कोर्स, लेकिन हो सकता है यदि मैं बाद में कुछ मन बनाता हूं और विद द डिस्कशन विद यू पीपल्स ऑल्सो, कि यदि बीच में कहीं मेरे जो लाइव सेशन चल रहे होते हैं उन लाइव सेशंस में यदि मैं कहीं आपसे डिस्कस करके बात कर सकता हूं और बोल सकता हूं कि यदि आप चाहेंगे तो मैं उसको ऐड कर चुका हूंगा, ऐसा भी हो सकता है, और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी किया हुआ होगा। सो दैट डिपेंड्स, क्योंकि मुझे शुरुआत तो करनी है, तो कहीं ना कहीं दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग फॉर द क्रैश कोर्स, और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी अब वो समय आ गया जहां पर अब मैथ्स में हम लोग ज्यादा ना उलझते हुए सीधा सीधा स्केलर्स एंड वेक्टर्स इस चैप्टर से ही स्टार्ट करें, ठीक है। और इसके बाद में स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बाद में यूनिट्स एंड मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन एंड सो ऑन, ठीक है। सो स्टार्ट कर देते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो स्केलर्स ऐसी क्वांटिटी, देखो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जहां पर उनके पास में मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, साथ में प्लस बेटा डायरेक्शन अवेलेबल होती है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है, और साथ में ये जो है ओबेज वेक्टर लॉज। इस बात को ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली तो बहुत सारी क्वांटिटीज मिल जाएंगी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा ऐसी तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं करंट, विद्युत धारा, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट जो है वो एक सदिश राशि नहीं है, इसको आप ध्यान रखें। एक तो एसी ठंडा नहीं कर रहा है, ओके चलो। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने वेक्टर नियमों का पालन करना चाहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर बात निकल के आती है, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा तो उन्हें हम कहेंगे टेंसर, और टेंसर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है करंट, ठीक है। अब यदि ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया गया है तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब मैं इनको मिला लेता हूं इन तीनों चीजों को, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ओनली मैग्नीट्यूड वाली तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जो स्केलर्स क्वांटिटी के एग्जांपल सारे, जैसे कि आपको बोलूं, मैं बोलूं मास बोल दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है भाई, 5 kg 10 kg एटसेट्रा, ऐसे टाइप, ये है आपका स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स में क्या क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन आएगा, और ये वेक्टर नियमों का पालन करेंगी, और ऐसी राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहने वाले हैं, ठीक है। बेसिक क्लियर है। अब इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर आपको डिस्कस करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। और आगे बढ़ने से पहले मतलब क्या है, ये जो वेक्टर लॉज वगैरह हैं उनको कैसे, वेक्टर कॉस कैसी क्वांटिटी होती है उनको समझने से पहले यहां पर देखो मैग्नीट्यूड का मतलब तो आपको समझ में आता है, लेकिन इस डायरेक्शन सेंस का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करेंगे डायरेक्शन सेंस की, ठीक है, डायरेक्शन सेंस की, ठीक है। अब एक बात समझिए, आप एक नोटबुक लेके बैठे होंगे, मैं भी नोटबुक जैसा कुछ तो भी लेके आता हूं यहां पर, ठीक है। जैसे ये मेरे पास में 2021 की डायरी रखी हुई है ना,
और मैंने क्या बोला, जैसे ये आप नोटबुक लेके आप ऐसे पढ़ रहे होंगे, अब मैं थोड़ी देर के लिए घूम जाता हूं, ये आप ऐसे पढ़ रहे थे, ठीक है, आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे पढ़ रहे थे, देख रहे हैं आप। अब आप इस नोटबुक को आप ऐसा कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए खड़ा कर लीजिए, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ये है कि ये आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपके दिमाग में? सर इससे क्या फायदा होगा, इससे कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं, वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली क्या है कि इस बोर्ड को मैं खड़ा करके दिखा नहीं सकता, बराबर है, इसको खड़ा करके नहीं दिखा सकता, तो जो चीज ऐसे चल रही है वो वास्तविकता में हॉरिजॉन्टल है। तो यहां पर आपको डायरेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में चले जाते हैं, ठीक है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, इन दोनों के बीच में ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, ये आपका साउथ ईस्ट होता है, ये आपका साउथ वेस्ट होता है, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट बोलता हूं, इसका मतलब एग्जैक्टली मैं यहां पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा हूंगा, यहां से भी 45 डिग्री होगा और यहां से भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये नॉर्थ ईस्ट को, अब जैसे ये तो एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक वाला है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, इनको यदि मुझे समझना है तो अब आप इसको एक बात समझिए, नॉर्थ और ये साउथ तो हो गया, लेकिन अब यहां पर क्या होता है, दो डायरेक्शन और आती हैं, उनको मुझे समझना है। एक तो ये वाली आती है और एक ये वाली आती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन, इसे हम कहते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन, और इसे हम लोग कहते हैं इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, आउटवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड मतलब आप ऐसे बना रहे हो डॉट जैसा, बराबर, और एक्स मतलब क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब समझिए इसमें और आगे क्या क्या जरूरी है चीजें, डायरेक्शन सेंस में ही हम बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलो कहीं पर आपको बोला गया है कि लेट्स से इट इज सेड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, यदि इसको यहां पर रिप्रेजेंट करना है तो आप जो पीछे लिखा है उस पर खड़े हो जाइए। तो आपने देखा ये ईस्ट है, तो ईस्ट पे खड़े हो गए, हम लोगों ने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी ईस्ट वाली, ठीक है। अब यहां से किधर चलना है, तो इधर चलना है, किधर चलना है, नॉर्थ की साइड में चलना है, ईस्ट से नॉर्थ की साइड में चलना है। कितने डिग्री बेटा, 37 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की साइड में चलेंगे, और कितना चलना है, 37 डिग्री चलना है। तो ये इस प्रकार से ये क्वांटिटी हो गई, बराबर। तो ये इसको आपको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। वास्तविकता में ये एग्जाम्पल कैसा रहेगा, ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहेगा, लाइक एग्जाम्पल में कुछ कहीं ऐसा रहा होगा कि अ मैन इज वॉकिंग along 37 डिग्री north of east. He walks 10 meter along this direction. तो ऐसा यदि कुछ लिखा है, तो ये सवालों में ऐसा लिखा होगा, तो आपको इसको यहां पर लेकर के आना है। तो ये आपको समझ में आना पड़ेगा कि डायरेक्शन सेंस किए बिना आप स्केलर्स एंड वेक्टर चैप्टर में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायरेक्शन सेंस वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे मैंने 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एक बना लिया है, तो ये 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट यहां पर मेरे पास में हो गया है, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूं। तो ये नंबर 1 मैंने यहां पर बना लिया है। एक दो एग्जांपल मैं आपको प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से करवा दूं। जैसे मान चलो मैंने लिख दिया है 15 डिग्री या 30 डिग्री लिख दिया है वेस्ट ऑफ साउथ। इसको आप बनाइए 30, देखो इसको बनाइए, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो समझिए मैंने आपको क्या बोला है, वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो आप साउथ पे खड़े हो गए। ये कहां हो गए खड़े, साउथ पे खड़े हो गए, ओके। यहां से किधर जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, और एंगल 30 डिग्री का बनाना है। तो मतलब ये आएगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से पश्चिम में। ये दूसरे नंबर का ये एक मैंने यहां पर बना दिया है। तो ये उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये डायरेक्शन सेंस यहां पर समझ में आया होगा। आगे हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। मेन पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहां पर हम लोग जो सीख रहे हैं वो है बेटा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है,
तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी छोटी छोटी बातें हैं, देखो इनमें से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, इनसे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला एक होता है बेटा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक होता है आपका सेकंड जो है वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये दो टाइप के आपके रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। अब मैथमेटिकल में क्या है कि हम क्या करते हैं, कैपिटल और बोल्ड लेटर से लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, एक काम करते हैं इसको मैं बोल्ड बना देता हूं। ऐसा बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, जिसके ऊपर बार लगा देते हैं, या फिर सिर्फ बोल्ड लेटर लिख देते हैं। देखो ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरह से मिल जाएगा। या फिर सबसे सिंपल जो है वो है आपका ए बार लिख के, जैसे ये लिख दिया, एरो बना दिया, तो ये ए वेक्टर हो गया। तो ये वेक्टर है। ठीक है, ये अलग अलग बुक्स में, मतलब ये डार्क वगैरह लेटर्स का यूज होता है, तो उससे किसी के पास कोई अलग बुक हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये बार का मतलब भी यही है। ठीक है, जनरली। ओके, चलो दूसरा जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं अब कैसे इनको समझाते हैं, क्या होता है, तो समझिए जैसे मैंने बोला कि 5 मीटर ईस्ट मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन खींच देता हूं, जो डायरेक्शन है उस साइड में एक एरो बना देता हूं, और यहां पर ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और ये जो लेंथ है ये बेटा 5 मीटर की होती है। 5 मीटर की बनानी नहीं है, बट हां अप्रोक्सीमेटली हम कंसीडर करने के लिए, जैसे हम एक पैमाना ले लेते हैं, जैसे ग्राफ आपने बनाए होंगे तो वहां पर आप क्या करते हो, जो चौंकाने वाले ग्राफ में कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मान लेते हो, तो मैं यहां पर एक अजम्पशन ले लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ है तो वो 1 मीटर के इक्विवेलेंट है। इसके बेसिस पर मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूं। डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है, तो ईस्ट में कर दी। अब ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है टेल, टेल ऑफ द वेक्टर, और इस एरो वाली साइड को कहा जाता है हेड ऑफ द वेक्टर। टेल और हेड ऑफ द वेक्टर्स, ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा बीच में ही, एक बात ध्यान रखिए, ये क्रैश कोर्स है। मैं बार बार इसलिए बोलना चाहता हूं कि क्रैश कोर्स है, इसका मतलब इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंटेंट रेगुलर लेक्चर की तुलना में थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा स्पीड फास्ट होगा, लेकिन हमें कंसंट्रेशन पूरी तरह से बनाए रखना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। चलो अब यहां पर इसके आगे जब हम लोग चलते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा सीख चुका हूं, तो अगला जो पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, और ये आता है बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में आता है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या है, थोड़ी सी बेटा थियरी है, लेकिन हमको मैं जो पॉइंट बोलते जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर का दूसरा नाम होता है नल वेक्टर। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है, नल वेक्टर। अब ये नल वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, और आर्बिट्री डायरेक्शन होती है, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है। जनरली यदि मैं ये बात कहूं तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहां से मिलता है हमें, ये मिलता है हमें ऑन वेक्टर कैलकुलेशन। वेक्टर कैलकुलेशंस करने पर हमें यदि कहीं दो वेक्टर्स की कैलकुलेशन से 0 आंसर आता है तो वो एक्चुअली जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो मैं मेन करा रहा हूं, सारे हम लोग यहां पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। दूसरा है आपका यूनिट वेक्टर। दूसरा क्या है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश कहते हैं हम इसे। इसमें खास बात क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 होगा, 1 होगा। इसकी डायरेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। पर्टिकुलर का मतलब क्या है, देखो आर्बिट्री और पर्टिकुलर में समझिए, आर्बिट्री डायरेक्शन मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, रैंडम डायरेक्शन है। पर्टिकुलर मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब जैसे ईस्ट बोला तो ईस्ट ही है, वेस्ट बोला तो वेस्ट ही है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मुझे यहां पर देखने हैं
तो यूनिट वेक्टर्स में कुछ एग्जांपल्स की यदि मैं बात करता हूं तो हमारे पास में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे मान के चलो मैंने बोला कि A इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसा मैंने यदि लिखा है A इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा A कैप से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? A कैप से। और इसका जो फॉर्मूला आएगा A कैप का वो आता है बेटा A बार अपॉन मॉड ऑफ A। अब इसका मीनिंग क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा सर। तो देखो यहां पर ये क्या है, ये है आपका वेक्टर और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को आगे समझने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं जिनको मैं यहां पर आपको बतलाना चाहता हूं। उनमें सबसे पहले क्या है, एक बात समझिए, हमारे पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। तो हम किसी भी क्वांटिटी को वहां पर वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ क्वांटिटीज का यूज करते हैं। जैसे एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप और एक होता है के कैप। ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शंस को बताने के लिए काम में लिए जाते हैं। इट इज व्हाट, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के अनुदिश आपका इकाई सदिश, ये क्या रहेगा फिर, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ये वाला जो है बेटा ये है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब इनकी मदद से मैं यहां पर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करने वाला हूं। आई कैप, जे कैप, के कैप। सर ये काहे बीच में छोड़ा हुआ है बेटा, ये आ रहा है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि ए इज अ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ए के ऊपर में ये कैप, इसको क्या कहते हैं, कैप कहते हैं। तो आई के ऊपर में कैप है तो आई कैप, जे के ऊपर में कैप है तो जे कैप, के ऊपर में कैप है तो के कैप। ये स्मॉल लेटर्स हैं, इनको एक सिग्निफाई किया गया। ए ये जो है ये यूनिट वेक्टर और ये भी यूनिट वेक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये भी तो यूनिट वेक्टर और ये भी यूनिट वेक्टर, डिफरेंस क्या है? तो ये बेटा एक जनरलाइज वेक्टर है, ये मैंने क्या बोला, एक जनरल है। और ये क्या है, एक तरह से आप ये कह सकते हो यूनिवर्सल टाइप में। क्यों? क्योंकि मोस्टली आप पूरे सिलेबस के दरमियान यही पाओगे, स्टैंडर्डाइजेशन। हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड टाइप के हैं और इन्हें जनरलाइज हम मान सकते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और एक बात करते हैं। जैसे मान चलो आपके पास में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 है और इसे आप यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप देखो पहले 3 है और 4 है, तो आप पहले एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलोगे, यहां पहुंच गए ये 3, और फिर वाई एक्सिस के अलोंग 4 चलोगे तो 1 2 3 4, मतलब कहीं यहां पर आप कह सकते हो 1 2 3 और 4, और जहां पर ये दोनों चीजें मिलेंगी वहां पर आप कहोगे ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 है, ये 2D में है। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसको क्या करते हैं, समझिए कि इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्मेट में लेकर के आने की कोशिश करते हैं। मतलब यहां पर यदि ओरिजिन O है और ये 3,4 है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया है, इस चीज को बस ध्यान रखिए। पहले आप चले हो अलोंग एक्स एक्सिस, पहले क्या चले हो, अलोंग एक्स एक्सिस चले हो, और फिर आप चले हो अलोंग वाई एक्सिस। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा थोड़ी देर बाद में होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और टाइप सीखना पड़ेगा, तब आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, देखो अभी तक मैंने जीरो वेक्टर लिखा है और यूनिट वेक्टर लिखा है। अब तीसरा एक और पहले सीख लेते हैं, तब इसका यहां पर दोनों के कॉम्बिनेशन से काम बनेगा। और तीसरा जो है वो है बेटा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। सीधी सीधी बात है, द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकल एट सम गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट सम गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा मतलब क्या है इस चीज का, अब देखो ये यहां आएगी, तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, ये जो पॉइंट P है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहां पर है, तो ये जो है OP, तो ये आपको दे रहा है पोजीशन वेक्टर। तो अब जरा आप देखिए ये पोजीशन वेक्टर, ये डेफिनेशन, तो यहां से हम इसको लेकर के आते हैं।
तो क्या करते हैं, देखो भैया ओपी वेक्टर जो है वो कितना आएगा, कैसे लिखेंगे? तो आपने बोला, मैंने आपको क्या बोला कि ये पहले आपको अलोंग एक्स एक्सिस चलना है, फिर अलोंग वाई एक्सिस चलना है। कितना यूनिट चलना है? 3 एक्सिस। मतलब आपने बोला कि अलोंग एक्स एक्सिस आप चले हो पहले 3 यूनिट्स और प्लस अलोंग वाई एक्सिस आप चले हो, अलोंग वाई एक्सिस आप चले हो 4 यूनिट, बराबर। तो अब 3 और 4 ये तो ठीक है, लेकिन जो अलोंग एक्स एक्सिस आप चल रहे हो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बोला ये यूनिट वेक्टर होता है जो आई कैप होता है। अलोंग एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? आई कैप, और अलोंग वाई एक्सिस को जे कैप रिप्रेजेंट करता है। तो मैं लिख देता हूं कि ओपी वेक्टर जो आएगा वो आएगा 3 आई कैप। देखो 3 यूनिट चलना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो 3 आई कैप प्लस अलोंग वाई एक्सिस चलना है 4 यूनिट, तो 4 जे कैप। तो ये आपके पास में एक यूनिट पोजीशन वेक्टर और इस पॉइंट से बन रहा है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये जो भी मैं बना रहा था ये 2D में बना रहा था, लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D में हमारे पास में मान चलो एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4। तो मेरे को इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा ओ ए वेक्टर वो सीधा सीधा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी क्या? चलो आगे एक और आगे बढ़ता हूं, एक और पॉइंट यहां पर हम कंप्लीट करेंगे, वो है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब मान के चलिए ये आपके पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर बराबर, और ये दिया गया है a1 आई कैप प्लस का a2 जे कैप, या फिर मैं इसको ऐसे a1 a2 लिखने के बजाय मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा, ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस का az के कैप। एक्स वाई जेड ये क्या है? सफिक्स है बेटा। तो इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा अंडर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ऑफ ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो मुझे यहां पर आप एक बात बताइए, जैसे मान के चलो ए वेक्टर, ए के कोऑर्डिनेट आपको 2, 3, 4 दिए गए हैं, तो आपने बोला कि ओ ए वेक्टर जो है वो तो आपके पास में 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप आपने सीधा सीधा लिख दिया है। लेकिन यदि मुझे ओ ए का मैग्नीट्यूड चाहिए ओ ए वेक्टर का, तो आप कितना लिखना पसंद करोगे? तो अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, मतलब 4 जगह 16 और 9 25 और 4 29, तो अंडर द रूट ऑफ 29 यूनिट्स। ये आपका बेसिक यहां तक कंप्लीट होता है। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। अब इसके अलावा भी कुछ वेक्टर्स होते हैं, जैसे मान के चलो कितने हो गए थे हमारे, 1 2 फिर हमारे पास में आएगा जैसे पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन इज सेम। ध्यान से समझिए, डायरेक्शन सेम होने पर हम उन्हें क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर। लेकिन मैं उन्हें, यदि मैं बोलता हूं इक्वल वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स यदि इक्वल हैं, तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? इक्वल वेक्टर्स का मतलब होगा मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। ध्यान से समझना है, डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। ये सवालों में काम आते हैं बेटा। चलो अगले नंबर पे, 6वें नंबर पे हम लिखते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन इज अपोजिट। मुझे मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ पता नहीं है, डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट, बस मैं इतना ही बोलूंगा, इससे आगे बोलने का अधिकार मेरे को नहीं है। ठीक है, फिर होता है अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम एंड रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन मतलब क्या है? जैसे कोई ईस्ट में है तो उसको घुमा के वेस्ट में लगा दीजिए, वो आपके पास में अपोजिट हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, अपोजिट की जगह
आपको नेगेटिव वेक्टर भी कई कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप उसमें माइनस का साइन लगा रहे हो, मतलब बेसिक सी बात यह है कि आप उसी वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यहां पर सारे जो बेसिक चीजें थी वो आपको यहां पर कवर कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो है वो यहां पर है वेक्टर अलजेब्रा। यहां से सबसे, अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो गई हैं। वेक्टर अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है सर? अलजेब्रा का मतलब भूमिति, ज्यामिति, क्या बोले सर? अरे बाप रे, अलजेब्रा का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जब हमारे पास में वेक्टर्स हैं तो उसमें कुछ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, उन ऑपरेशंस को हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो सबसे पहला आता है वेक्टर एडिशन। सबसे पहला जो हमको इसमें करना है वो कौन सा है? ये है हमारे पास में वेक्टर एडिशन। तो देखो, एडिशन करना बड़ा ही आसान होता है, वेक्टर एडिशन करना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन इसमें एक क्या है ना, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। जो हमारा पॉइंट छूटा हुआ था, यदि आपको याद हो तो, वेक्टर ओबेज द वेक्टर लॉज। तो ये वेक्टर लॉज वो यहां से आ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा में जो दिए गए हैं। वेक्टर अलजेब्रा में जो दिए गए हैं उन्हें ही हम लोग वेक्टर लॉज कहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर में हमको क्या क्या पढ़ना है? वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये पॉइंट हमें यहां पर समझने हैं। ओके, चलो मैं मान लेता हूं कि मुझे यहां पर ये समझना है। तो जैसे मान के चलो हमारे पास में एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया गया है i कैप माइनस j कैप प्लस का 3k कैप। तो और मैं यदि आपसे पूछता हूं यहां पर फाइंड ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, तो बताओ क्या होगा? अरे वेक्टर अलजेब्रा है ना, तो एडिशन करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब वेक्टर एडिशन। तो इसमें कई लोग बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत वाली बात है? देखो सर, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर हमने लिख दिया, यहां पर हमारे पास में दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, हमने प्लस का साइन लगा दिया, फिर लिख दिया i कैप माइनस j कैप प्लस का 3k कैप। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो सॉल्व जब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 और 1 3, तो मैंने लिख दिया 3i कैप 3j माइनस j, तो ये आएगा प्लस 2j कैप और प्लस का 8k कैप। तो ये तो सर नॉर्मल एडिशन ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है ना, कुछ चीजें अभी आएंगी, कुछ चीजें अभी आएंगी जिनके लिए आपको अभी इंतजार करना बाकी है। ओके, चलो, तो ये बेसिक वाली बात हो गई। लेकिन क्या है ना, हमारे पास में वेक्टर एडिशन के लिए भी कुछ क्या है, कुछ नियम है, उनको हमको समझना है। और वो क्या है उनको मैं समझाता हूं। हमारे पास में एक आता है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का त्रिभुज नियम। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी ट्राइंगल में दो वेक्टर्स को बैक टू बैक रिप्रेजेंट किया जाए, दो वेक्टर्स को बैक टू बैक रिप्रेजेंट किया जाए, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाते हुए यदि मैं इस ट्राइंगल को क्लोज कर दूं और इसे मैं सी वेक्टर नाम दूं, तो जो सी वेक्टर होगा वो आपका ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर होगा। यह है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें जो दूसरा आता है वो आता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ। ध्यान से समझिए, वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की आसन्न भुजाओं के द्वारा, आसन्न भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को प्रदर्शित किया जाए, तो प्रथम सदिश के टेल से, बराबर, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यदि वो एक सदिश है, एक वेक्टर है, तो वेक्टर एडिशन सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? यदि हमारे पास में
दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के किसी साइड से यहां पर रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका जो डायगोनल है वो आपको क्या देगा, उनका रिजल्टेंट देगा। तो ये है और ये है, ठीक है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ओके, तो हमारे पास में इन दोनों का जो डायगोनल है, ठीक है। अब समझिए, मैंने यहां पर एक कंडीशन ली है कि यदि दो वेक्टर थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, दो वेक्टर थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, वो यदि एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उनका जो डायगोनल है वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मतलब सी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर होगा। क्लियर है? ओके। लेकिन क्या आप इन्हें ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं, इनको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा गाना आपने सुना होगा, ताल से ताल मिला, है ना। तो यहां पर दोनों वेक्टर्स की टेल्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो टेल है वो यहां पर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल यहां पर है, यहां पर टेल्स से ज्वाइन किया गया। मतलब यदि दो वेक्टर्स को टेल्स से ज्वाइन किया जाए और उनके बीच का एंगल थीटा है, और यदि वो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उन दोनों का वेक्टर सम होगा। ये नियम है ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इसके बाद में थर्ड लॉ जो आता है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ये होता है पॉलीगॉन लॉ। क्या होता है? पॉलीगॉन लॉ। एक्चुअली क्या है पॉलीगॉन लॉ की यदि मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है ट्राइंगल लॉ का। मतलब क्या है सर? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास में ढेरों वेक्टर्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारे पास में एक ए वेक्टर दिया गया है ऐसा, एक लिखा गया है बी वेक्टर ऐसा, एक दिया गया है सी वेक्टर ऐसा, एक दिया गया है डी वेक्टर ऐसा, चार दिए गए हैं और आपसे बोला गया है इनको ऐड करो। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इनको जब ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक के बाद एक लिखते चले जाओ। जैसे ये लिख दिया आपने ए वेक्टर, ठीक है, बिल्कुल। फिर बी वेक्टर कैसा है? ऊपर है, तो आपने लिख दिया बी वेक्टर। फिर मैंने सी वेक्टर इधर बनाया है तो आप यहां से सी वेक्टर इधर बना दीजिए और डी वेक्टर बेटा आपका इधर बन गया, ठीक है। तो अब ये एक तरह का पॉलीगॉन बन रहा है। ये बड़ा ही गंदा बना है मैंने। वास्तविकता में मैं चाहता था कि यहां पर इसको ऐसे ना बनाते हुए सी वेक्टर को इधर बना दो तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। चलो अच्छा वाला बना लेता हूं, नहीं तो क्या है ना, कई लोग लड़ने लग जाएंगे मेरे से, तो ये कैसा बना दिया, ये पॉलीगॉन तो हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं ना, तो सी वेक्टर आपने इधर बना दिया, ये आपका सी वेक्टर और ये है आपका डी वेक्टर, ठीक है। अब खुश? तो हमारा नियम क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर्स के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड तक यदि मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो है, मान लीजिए ये है आपके पास में जेड वेक्टर, तो जो जेड वेक्टर होगा ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आया कहां से है? ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, सो बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दो और जोड़ने के बाद में जो आइग्राम बनेगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। क्लियर? चलो इसके आगे अब समझते हैं बेटा वेक्टर एडिशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। न्यूमेरिकल्स कैसा बनेगा? तो हमारे पास में न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या बनेगा? न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जो यहां से बन के निकल के आता है वो निकल के आता है कुछ ऐसा। कैसे? देखो मैं बताता हूं, समझिए कि हमारे पास में जैसे मान चलो एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ऐसा ही कहानी है। तो इनका जो डायगोनल के बेसिस पर मैं बात करूं, जैसे मैं मान लेता हूं ये P है ये Q है
और ये आर वेक्टर है। और यदि आर वेक्टर बराबर दिया गया है आपको पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर, लेकिन यहां पे एक चीजें और दे रखी हैं, वो क्या है कि पी वेक्टर का जो मॉड है वो आपको दे रखा है 5 यूनिट, क्यू वेक्टर का जो मॉड है वो आपको दे रखा है मान लेते हैं 7 यूनिट, और जो थीटा दे रखा है दोनों के बीच का एंगल वो दे रखा है मान लेते हैं 37 डिग्री। तो आप आर कैसे निकालोगे और क्या सिचुएशन बनेगी, ये हमारे पास में एक फॉर्मूले से आता है, और वो आता है कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दिया जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और मैं ये कहता हूं, मान लीजिए कि इसने यहां से अल्फा एंगल बनाया है, ठीक है, मैंने यहां पे पी और क्यू को एडजस्ट कर लेता हूं, ठीक है, वैसे भी दिख ही नहीं रहा होगा आपको क्या लिखा है, ये है आपका पी वेक्टर और ये है आपका क्यू वेक्टर, तो पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा। आर वेक्टर ने, यहां पर ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आर वेक्टर है इसने पी वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बनाया है, तो ये जो अल्फा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस का क्यू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है बेटा और ये आपको याद करना है, इसके बेसिस पर सवाल बनते हैं। चलो ये जो सवाल है आपके सामने उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल ये पूछा जाएगा, पी वेक्टर है 5 यूनिट है, क्यू वेक्टर है 7 यूनिट है, थीटा 37 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना क्या है, तो भैया देखो आर जो आएगा वो आएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 37, ठीक है, ओके। तो आर बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 25 प्लस 35 प्लस, अब देखो cos 37 कितना होता है 4/5, ध्यान रखना cos 37 4/5, 5 से 5 कैंसल, 7 चौक 28 दूना 56, ये यहां पर 56 आएगा, तो आर बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 35 और 25 40 50 60 और 56 116। अब आप जानते हैं 121 का जो रूट होता है वो 11 होता है, 11 में 11 121, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं 10.9 यूनिट्स। एक और चीज रह गई अल्फा, कि ये एंगल कितने का बना रहा है, तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स क्यू साइन थीटा, क्यू कितना दिया गया है 7 साइन 37 अपॉन पी प्लस का क्यू कॉस 37, ठीक है। चलो बताओ भाई क्या होगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 7 इंटू साइन 37, ये याद होना चाहिए आपको 3/5, 5 प्लस का cos 37 याद होना चाहिए 4/5। वास्तविकता तो ये है कि tan 37 3/4 होता है, उसी से मैं याद कर लेता हूं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा आ जाएगा। सर ये तो अजीब सा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अजीब से आंसर चलने देंगे बेटा, ठीक है, वो आंसर्स वैलिड होंगे, वैसे ही आंसर्स आपको हमेशा मिलने वाले रहेंगे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता यहां पर नहीं होने वाली है। अब यहां पर क्या है, कुछ और चीजें भी आपको यहां पर देखनी है, कुछ और चीजें भी यहां पर आपको देखनी है, कुछ और चीजें भी यहां पर आपको देखनी है। देखो एक एक सवाल मैं करा रहा हूं तो इसलिए टेंशन ना ले। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर में पहला पॉइंट चल रहा है वेक्टर एडिशन, इसके बाद क्या आएगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ और चीजें यहां पर देखनी है। और भी इसमें सवाल बनते हैं कि मैं कितना जोड़ूं इस वेक्टर में, कि जैसे हमारे पास ऐसे सवाल बनते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं करवा नहीं रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल्स अदरवाइज मेरी थ्योरी कवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी देखो बहुत कुछ बाकी है। जैसे मेरे पास में मान चलो ए वेक्टर दिया गया है और ये दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप, बोला जाता है व्हाट शुड बी एडेड, खुद से करना है बेटा, व्हाट शुड बी एडेड इन ए वेक्टर सो दैट रिजल्टेंट इज 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। लो भाई ये सवाल तो कुछ नहीं करना है भाई, बड़ा ही सिंपल सवाल है, सॉल्यूशन के तौर पे करना आपको ये सॉल्यूशन मैंने दे देता हूं कि ए वेक्टर में मैंने बोला कि x जोड़ा गया है तब जाके आपको ये 3i कैप माइनस j प्लस का k कैप आ रहा है,
ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए, लेफ्ट राइट एडजस्ट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर डिस्कस करना है जो कि इसी का बेसिस है, और वो है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें बहुत बच्चों को परेशानी होती है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सर ये बीच में कहां से आ गया? एक्चुअली मुझे वेक्टर अलजेब्रा से पहले इसको लेना था, लेकिन अब चूंकि लिख दिया तो कर दिया। ठीक है, नाउ क्या है समझते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है बेटा। मान लीजिए आपके पास में एक वेक्टर है P और ये यहां से थीटा एंगल पर है, तो एक्चुअली क्या होता है, इसको रिजॉल्व करना है दो पार्ट्स में। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको रिजॉल्व करने का तरीका है कि यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे ही आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा ये एक ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला पॉइंट O है, ये वाला P है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, अब समझिए, यदि मैं यहां पर ये कहूं कि ये वाला एंगल देखो ये थीटा है, तो मेरे पास ये थीटा तो आपको पता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में जरा देख के बताइए मुझे कि यदि मैं इस पॉइंट को P डैश नाम दे दूं तो ये वाला P डैश हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना लिखा जाएगा? तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट मतलब आएगा OP डैश अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आएगा OP बराबर। तो यहां से मुझे बताइए OP डैश कितना आ जाएगा? तो ये आएगा OP कॉस थीटा आएगा। यस आएगा या नहीं आएगा? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। और सिमिलर वे में यदि मैं इस ट्राइंगल के अंदर में साइन थीटा लिखता हूं तो वो कितना आएगा? तो साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट मतलब आएगा PP डैश अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब आएगा OP। तो मैं यहां से PP डैश, अब PP डैश कितना लिखूंगा? तो ये आएगा OP साइन थीटा। आएगा या नहीं आएगा? बस, तो यही खेल है। अब आप इसे क्या कर दीजिए, अब इसको मैं आगे ले जाता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, समझिए कि यदि आपके पास में यहां पर कोई R वेक्टर है और ये थीटा एंगल पर है, तो भैया इसको हम आगे यदि चाहे तो हम इसे यहां पर, तो इसे हम यहां पर इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। सर इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं यही बनेगा? देखो मैं बताता हूं, मैंने क्या बोला। देखो ये एक OP डैश आ रहा है और एक PP डैश आ रहा है। बिल्कुल सर आ तो रहा है, लेकिन एक यहां पर ये जो बनेगा, ये बनेगा R cos थीटा और ये बनेगा R sin थीटा। सर ये वाली बात हजम नहीं हुई। क्यों हजम नहीं हो रही है? तो समझिए, देखो हो क्या रहा है। आप कहेंगे सर ये PP डैश है, तो एक वेक्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हमें याद रखना है, और वो क्या है? वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर में किसी भी वेक्टर को पैरेलली क्या किया जा सकता है? डिस्प्लेस। मतलब यह है जो आपका PP डैश जो यहां वेक्टर बन रहा था उसको मैंने सरका के यहां रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखिए ये R sin थीटा यहां बनेगा और R cos थीटा यहां बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा कि भैया इन दोनों से मैं ये कहूंगा कि जो R वेक्टर है वो R cos थीटा x डायरेक्शन मतलब I कैप और प्लस का R sin थीटा J कैप। तो ये तो एक तरीका ये हो गया। या फिर आप ये कहिए कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो देखिए मैं इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना चाहूंगा R वेक्टर का, तो ये आएगा R cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस R sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स R cos थीटा R sin थीटा और cos 90 बराबर cos 90 0। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या पाएंगे? देखो यहां आप पाएंगे R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। फिर से R स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे
तो आर स्क्वायर कॉमन लेने पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको मिलेगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर और मतलब आएगा आर बराबर। अब ये कितने एंगल पर है, ये कितने एंगल पर है, इसके बारे में क्या कहना है। तो देखो आर तो आएगा कहीं, मुझे नहीं मालूम है तो अल्फा मान लेता हूं। मुझे क्या मालूम कितने एंगल पर है, तो मैंने तो मान लिया अल्फा है बराबर। मुझे तो मैंने मान लिया अल्फा है, बताओ अल्फा कितना आएगा। तो अल्फा को भी सॉल्व करेंगे, अगले पेज पे कर रहा हूं मैं। तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स। सोचिए, आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए यहां पर एक बारी। P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अल्फा बराबर आपका tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस का Q कॉस थीटा। ऐसा ही तो है, यस और नो, बराबर है ना, यस और नो, बिल्कुल। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, Q मतलब R साइन थीटा, तो आपने लिख दिया R साइन थीटा इंटू साइन 90 अपॉन P मतलब है R कॉस थीटा इन प्लस Q मतलब R साइन थीटा इंटू कॉस 90। ठीक है, ये कर दिया मैंने। देखो यहां पर एक बात को समझिए, यहां पर P का मतलब है R कॉस थीटा और Q का मतलब है R साइन थीटा। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैंने यहां पर लिख दिया है। ओके, तो यहां पर एक बात देखते हैं, cos 90 0 साइन 91, तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स R साइन थीटा अपॉन R cos थीटा। R ने R को मार दिया तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो अल्फा बराबर आ गया थीटा। ये थीटा वही एंगल है जो मैंने यहां पर पहले अज्यूम किया था बराबर। तो अल्फा कोई नया नहीं एंगल आया, वही आया। तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वास्तविकता ये है कि आपको कई बार अलग अलग फॉर्म में रहता है, मतलब आपको एग्जांपल कैसे काम में आते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है कि ये एक 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 37 डिग्री पे लग रहा है, तो इसको रिजोल्व करना है बराबर। मतलब ये कंपोनेंट कितना है, ये कंपोनेंट कितना है, ये निकालने को हो सकता है। या फिर आपको जो सवाल आता है वो ऐसा आता है कि मान के चलिए यहां पर आपके पास में एक ये है और एक ये है, मान चलो ये है 3 यूनिट और ये है 4 यूनिट, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, ये पूछने को हो सकता है। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, काम में आएंगे। यस, चलो आगे बढ़ देता हूं मैं। यस, ओके, मान के चलिए आपके पास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए यदि मैं बात करूं तो आर वेक्टर बराबर आर एक्स प्लस का आर वाई जे कैप प्लस का आर के कैप आर जेड के कैप, ऐसा कोई वेक्टर दिया है। मतलब 3D में दिया पूरा, 2D में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इसको यदि 3D में दिया है तो हमने बोला, माना कि ये जो आर वेक्टर है एक्स एक्सिस से बनाया है अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बना रहा है बीटा एंगल और जेड एक्सिस से बना रहा है गामा एंगल। तो उस केस में हमारे पास में आर एक्स जो आएगा वो आएगा आर कॉस अल्फा, आर वाई जो आएगा वो आएगा आर कॉस बीटा और आर जेड जो आएगा वो आएगा आर कॉस डेल्टा। मैंने ये कुछ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है लगता है। ओके, तो ये सही है, टेंशन नहीं है। मुझे लगा एक बार चेक कर लूं करके। नाउ इसमें क्या है, एक्चुअली इनको डायरेक्शन कोसाइन वगैरह बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है। एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है कि जो r बराबर है वो अंडर द रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ये जो कि आप जानते हैं वही चीजें हैं। और दूसरा क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 1 आएगा, है ना। और यहीं से एक रिलेशन निकालते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, ये खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना आएगा, ये कैसे करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, बाकी को एडजस्ट कर लीजिए। आंसर निकाल के रखना, यदि पूछ लिया भूला भटके तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर एडिशन हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए कोई रूल है? नहीं बेटा, देखो रूल नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान के चलो सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो इसे हम करते कैसे हैं, तो हम इसे लिखते हैं सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब इन रियलिटी हम एडिशन ही कर रहे हैं, बट इसको बी वेक्टर को माइनस करके। मतलब कैसे है, जैसे इसको समझाना चाहूं मैं डायग्रामेटिकली, मान लीजिए हमारे पास में ये है कोई ए वेक्टर, ठीक है, और ये है कोई बी वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहां मिलेगा, तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलेगा कहीं यहां पर। कैसे मिलेगा भाई सर, ये कैसे आ गया, अरे भाई पैरेललोग्राम लॉ याद करो, मैं इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं, बराबर हो गया। लेकिन यदि मान के चलो, ये तो मैंने लिख दिया भैया आपके पास में, लेट्स से कि पी वेक्टर बराबर आपको या आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर दिया गया है, वो मैं ठीक है मैं मान लेता हूं। लेकिन यदि मुझे सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, बी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दो, बस काम खत्म। तो बी वेक्टर को उल्टा कैसे करेंगे और जोड़ेंगे कैसे, तो ये देखो, ये बी वेक्टर ठहरा तो इसका उल्टा माइनस बी वेक्टर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, उल्टा कर दिया बी वेक्टर को। अब आपके पास में क्या हो गया ना, अब आपके पास में सिंपल सी बात है, देखो ये तो ठहरा ए वेक्टर और ये ठहरा माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, तो इन दोनों को पैरेललोग्राम बना दीजिए और ये यहां पर ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये आपका सी वेक्टर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं, अल्फा निकालना आता है, इस एंगल को बीटा मान लीजिए, बीटा भी आप निकाल सकते, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी वे में आपको चलना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जावेद सर जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो उसमें आपको ये न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बस क्या याद रखना है कि यदि वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो जिसके साथ में माइनस है उसको उल्टा कर दीजिए और जोड़ दीजिए, और सिंपल सी बातें यहां पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, यस और नो। अच्छा, अब एक बात और समझिए, यहां पर जो छोटी चीज मैं बताना चाहता हूं, देखो ये एंगल थीटा है, बराबर, यस और नो। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा है, यस। बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, वो तो मेरे को दिया था, तो ये वाला एंगल कितना आएगा बताना जरा भाई, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, तो ये आएगा 180 माइनस का थीटा, बराबर। तो यहां से देखिए सी वेक्टर का यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बराबर। भाई मैग्नीट्यूड में माइनस का टेंशन ना ले, यहां पे बस यहां पे एंगल कितना आएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस का थीटा, बराबर, यस और नो। तो सी कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सर ये माइनस कहां से आया, अरे भैया रिकॉल करो जरा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां से लिखा है। और आप आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, ये तो आपको मालूम है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, वही लिख रहा हूं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। और अल्फा के बारे में क्या कहना है, तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स, देखो q साइन थीटा, तो q मतलब यहां पर b है अभी इस समय हमारा, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस का b कॉस थीटा, बराबर। तो इसके बेसिस पर वहां पर अल्फा की जगह अब क्या निकालना है, बीटा निकालना है, तो भैया बीटा बताओ क्या आएगा, बीटा आ जाएगा tan इनवर्स, यस। और देखो रिजल्टेंट ये है और एंगल यहां से है, बराबर। ए के साथ में कितना बना रहा है, कैसे करूंगा, वही करना है, बस करना क्या है, बी की जगह बी और साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, यहां पर अभी 180 माइनस थीटा है, इसको कर दीजिए, तो ये आएगा बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, एंड आप पाओगे कि जो बीटा आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा
अपॉन ए माइनस का बी कॉस थीटा। देखो वैल्यू वही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, क्लियर? ओके, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गए। एग्जांपल जावेद सर आपको कराएंगे, तो ध्यान रखिए हम दोनों का योगदान जरूरी है आपके इस सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए हम दोनों धीरे धीरे टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सारे चैप्टर्स में मेरा और जावेद सर दोनों का इनपुट रहेगा। सो इसीलिए हम ऐसा इसको रखे बेटा इस बार। मतलब क्या है, यदि देखो मैं अकेला ले रहा होता तो इस थियरी के बाद में तुरंत एक न्यूमेरिकल करा रहा होता, लेकिन अभी हम लोगों ने इस साल ऐसा डिसाइड किया है कि मैं पूरी थियरी को पहले एक बार ब्रीफिंग कराऊंगा, फिर जावेद सर हर एक टॉपिक पर, जो टॉपिक मैं कवर करा रहा हूं ना, उसके बाद हर एक टॉपिक पर एक एक न्यूमेरिकल जावेद सर पूरा कराएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? सो मन में कोई गिला शिकवा ना रखिए, मन में कोई टेंशन ना रखिए, मन में कोई डर ना रखिए, ठीक है? क्योंकि देखो होता क्या है, यदि अकेला मैं खींचूंगा, मान चलो यदि हम ऐसा कर ले कि मैं अकेला ले रहा हूं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पूरा ले रहा हूं, तो क्या होगा कि सिनारियो कुछ ऐसा होगा कि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग लंबे लेक्चर पसंद नहीं करते हैं, आप लोगों को डर लगता है लंबे लेक्चर से। हालांकि मैं जानता हूं अभी भी ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर लेक्चर हो ही गया है, बट फिर भी मैं अकेला लूंगा तो फिर पूरा 3 घंटे तक खिंचता चला जाएगा। सो दैट्स वाई हमने स्प्लिटिंग थोड़ा सा रखा है आप लोगों के लिए। देखो कुछ चीजें अच्छे के लिए होती हैं। आप में से कई लोग सोच रहे हैं सर चैप्टर डिवाइड कर लो, आधे आप ले लो, आधे जावेद सर को दे दो, लेकिन क्या है, जावेद सर हमारे साथ बीच में से जुड़े हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है, तो वो एक बार क्या होगा ना, और आप साल भर पहले से पढ़ते आए हो, तो इसलिए जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब थियरी की बात आती है तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। क्या होगा, जैसे मान लो कोई टर्मिनोलॉजी मैंने कैसे यूज करी है, समझ रहे हैं, मैंने कोई टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करी है वो आपने पहले से पढ़ रखी है, तो वो आपको रिकॉलिंग में थोड़ा सा आसानी रहेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इसका रीजन है, ठीक है? चलो तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, और इसके बाद में खत्म ही हो गया भाई। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कर लिया, उसके बाद क्या बचा, कुछ नहीं। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, इसमें हमारे पास में 2 टाइप आएंगे। देखो एक तो होगा हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैसे करना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को जरा हम लोग समझते हैं। देखो मान चलो हमारे पास में 2 वेक्टर है, एक है ए वेक्टर जिसको मुझे दिया गया है a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, और एक बी वेक्टर आपको दिया गया है ये दिया गया है b1 i कैप प्लस का b2 j कैप और प्लस का b3 k कैप, ठीक है? तो अब आप समझिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलो तो अब डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है भाई, तो एक बात समझिए, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मीनिंग होता है ए बी कॉस थीटा। क्या मीनिंग होता है? ए बी कॉस थीटा, ये इसका मीनिंग है। अब बेसिकली यहां से हमारे पास में एक चीज बन के आती है, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। सर ये अचानक से मॉड कहां से आ गए? तो यहां पर भी पहले से ही थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बस मैंने लिखा नहीं था। तो यहां से एक थीटा का, एक एंगल का फॉर्मूला बनता है 2 वेक्टर्स के बीच में। तो सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये कब लगाना है? तो भैया देखो जाहिर सी बात है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर का मॉड गिवन है और थीटा गिवन है, ये 3 चीजें गिवन है, तो ये सीधा सीधा ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो वर्क डन का एक फॉर्मूला आता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम इसे लिखते हैं वर्क डन बराबर फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि हमारे पास में एक बॉडी है, कितने केजी की है उससे कोई मतलब नहीं है, हम बोल रहे हैं कि आपने एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, और ये हॉरिजॉन्टल से आपने मान लिया 37 डिग्री के एंगल पे लगाया है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और आपको वर्क डन निकालना है। तो आप वर्क डन कहां से निकालेंगे? तो यहीं से निकालेंगे। तो वर्क डन आ जाएगा कितना? एफ एस कॉस थीटा। तो आपके पास में है, देखो 10 इंटू 5 इंटू कॉस 37
तो ये आएगा 50 इंटू कॉस 37 4/5 बराबर 40 जूल। ठीक है, तो ये इसका एक एप्लीकेशन वाला पार्ट मैंने यहां पे बताया है। अदरवाइज देखो क्या है कि आप इसमें 10 के कंपोनेंट ले लीजिए। ठीक है, 10 के क्या ले लीजिए कंपोनेंट, तो ये वाला आएगा 10 cos 37 और ये वाला आएगा 10 sin 37, बराबर है क्या? बिल्कुल। ओके, तो ये 10 cos 37 वाला जो कंपोनेंट है ये बॉडी को डिस्प्लेस करने का काम करेगा, तो वर्क डन कितना आएगा? 10 cos 37 ने डिस्प्लेस किया है कितना बेटा? 5 मीटर। सो आंसर अभी भी वही रहने वाला है। तो ऐसे सवाल यहां पर काम आते हैं। लेकिन सोचिए इसका जो ये कंपोनेंट है 10 न्यूटन का, ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके परपेंडिकुलर है, बराबर, तो ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। सर दिखाइए, तो आपने बोला देखो ये लिख दिया 10 sin 37 इंटू 5, गलत, इंटू 0 बेटा। क्यों 0? क्योंकि भाई ये थोड़ी फोर्स की डायरेक्शन में है, तो आंसर 0। लेकिन ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं, मान के चलो एक बात को समझिए, और वो क्या है कि कंडीशन आती है यदि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, और या मैं कहूं कि थीटा इज 90 डिग्री, तो हमेशा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। मतलब यदि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। भाई देख लो करके कैसे, ए बी cos 90 0 तो पूरा 0। बात समझ में आ रही है? सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा है। लेकिन हमारे पास में एक चीज और बची हुई है, और वो क्या है? कहां गया भाई? जैसे ये वाला फॉर्मेट है तो इसको कैसे डील करेंगे? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का इस केस में आंसर आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस का a3 b3। व्हाट इज दिस सर? ये कहां से आ गया? तो मैंने क्या किया है देखो समझिए, आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए जे कैप वालों को और के कैप वालों को, यू विल गेट योर आंसर। इसका लगे हाथों में एक एग्जांपल आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में दिया है ए वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है मान लीजिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, और बोला गया है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप क्या कर सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या करना है आपको? आई कैप वालों को तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, ध्यान रखना 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2, तो आपके पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा? 2 - 3 प्लस 10, तो 2 में से 3 गए 1 -1, तो आंसर आ गया 9। तो 9 यूनिट आएगा ये। ठीक है, 9 यूनिट, खत्म। डॉट प्रोडक्ट इतना है। या फिर एक सवाल आता है इसमें इसी डेटा में, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये सवाल पूछ सकता है। तो इसमें क्या करेंगे भाई? तो देखो आपको सिखाया है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, चाहे तो लिख दीजिए यहां पे भाई। बोलो कैसे करेंगे? तो हमारे पास में थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पर कितना आ रहा था आपके पास में? देखो लिखा हुआ है तो मैं सीधा 9 लिख देता हूं, अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए। देखो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इनटू बी वेक्टर का मॉड 1 1 2, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहां पर तो 9 है ही है। यदि ये 9 पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं वापस से एक बार। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, सो इट इंप्लाइज थीटा बराबर आएगा आपके पास में cos इनवर्स, ऊपर तो 9 आएगा, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ 25 और 9 34 और 4 38, और ये कितना आएगा? 2 और 3 और 1 4, बराबर। सो यहां पर आप देख सकते हैं थीटा बराबर आएगा cos इनवर्स 9/2 रूट 38। ये 2 कहां से आया? 4 का रूट ले लिया। इस तरह से बेसिक से सवाल यहां पर बन जाते हैं। और कौन कौन से सवाल बन जाते हैं? जैसे ऐसे बोल देता है कि ए वेक्टर आपको दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है मान लेते हैं xi कैप प्लस का
3k माइनस 2j। ध्यान रखना ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। करके दिखाना जरा कैसे करोगे। जाहिर सी बात है डॉट प्रोडक्ट को जीरो करना है और कुछ नहीं करना है। यहां पे बच्चा जल्दबाजी में सवाल में क्या गलती करना है, एक बात ध्यान रखना, सवाल बड़ा आसान है लेकिन इसमें ही आपसे एग्जामिनर गलती करवाएगा। वो क्या करेगा, आई कैप जे कैप के कैप की पोजीशन बदल देगा, लेकिन आप एग्जाम में इतने फास्ट में कर रहे होंगे, अरे ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को जीरो करके आंसर निकालना, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है और मैं ऐसे कर दूंगा और पता लगेगा उसने आई कैप जे कैप के को बदल दिया है। तो भैया तो क्या करेंगे, भैया देखो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट को जीरो करेंगे, आई कैप वालों को तो आएगा 2x, जे कैप 3 2 -6, के कैप प्लस 4 3 12 बराबर 0। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 12 और 12 में से 6 गए तो 6 उधर जाएगा, तो 2x बराबर मिलेगा 6। तो मैं कहूंगा x बराबर आ गया -3। खत्म। ऐसे सवाल मिलेंगे और भी ऐसे सवाल यहां पर दिए जाएंगे, आपको करवाए जाएंगे एप्लीकेशन पार्ट में। जैसे मैंने बोला वर्क डन इज द एप्लीकेशन, है ना। और जैसे वर्क डन बराबर, ध्यान से सुनना, कुछ फॉर्मूले में यहां पर बता देता हूं आपको। जैसे वर्क डन बराबर, मैं डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन वाली बात कर रहा हूं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरा एक और फॉर्मूला आपको काम आएगा बेटा बहुत जगह पर, पावर बराबर फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो इस पे सवाल बनाता है एग्जामिनर। मतलब सवाल कैसे बनाया जाता है कि फोर्स वेक्टर दे देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे देगा और बोलेगा वर्क डन जीरो हो रहा है, तो बताओ कि इसमें x की वैल्यू क्या है या y की वैल्यू क्या है या अल्फा बीटा गामा, ऐसा कुछ भी डाल के दे सकता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट और देन क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं भाई हम, जैसे आपको ए वेक्टर बराबर दिया गया है a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है, मान लेते हैं b1 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का b3 k कैप। ये गिवन है बेटा, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। तो एक बात बताइए मुझे, मैं यहां से ए वेक्टर का मॉड निकाल सकता हूं अंडर, और इस मॉड को मैं यहां पर यदि ए लिख दूं तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये मुझे निकालना आता है बेटा, ठीक है। और बी वेक्टर का मॉड यदि मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा, b बराबर अंडर द रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर। यस और नो, ये इतना आ जाएगा। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा, तो ये आएगा बेटा ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इस एन कैप का। तो एन कैप है ना, ये क्या है आपका, ये है एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी आर लाइंग, ऐसे अलग अलग शब्दों में इसको बोला जाता है। तो ये यहां पर एन कैप बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसका मतलब पता क्या हो रहा है, यदि ये यूनिट वेक्टर है तो मतलब यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर आपको एक वेक्टर ही मिलने वाला है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर आपको एक वेक्टर ही मिलने वाला है। तो ये बड़े ही काम की चीज है। अब यहां पे एक चीज और आती है, और वो क्या आती है कि जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सॉल्व करना है तो उसको आप इस फॉर्मेट में आई कैप जे कैप और के कैप a1 a2 a3 और b1 b2 b3 इस फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस पे क्या क्या एप्लीकेशन वाला पार्ट है, तो एक बात समझना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर आता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब यदि एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
और दूसरा आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि मैं किसी ट्राइंगल के अंदर में दो एडजेसेंट साइड्स को या दो सक्सेसिव साइड्स को मैं इससे रिप्रेजेंट करूं ट्राइंगल से, तो यह आएगा हाफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, याद रखना बेटा, इसमें हाफ आएगा, इसमें हाफ नहीं आएगा, सीधा एप्लीकेशन वाला पार्ट है, सीधा सीधा यहां पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ बचा है क्या? तो इसका एक एग्जांपल करा देता हूं, और डायरेक्शन वाला जो है एन कैप वाला जो है उस पर एग्जाम्पल करा देता हूं। जैसे मान चलो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया गया है, मान लेते हैं i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप, और सवाल दिया गया है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बताओ कैसे निकालेंगे हम लोग? तो भैया हमारे पास आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप पहले तो लिखेंगे, देखो ध्यान रखिए जो पहले लिखा है उसी को पहले लिखना है, आई कैप जे कैप और के कैप। ए के कोफिशिएंट को लिख दीजिए 2 माइनस 3 4 1 1 माइनस का 2। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिए बेटा, इसमें गलती ना करें। सबसे पहले तो इस आई कैप को लिखिए, मैंने लिख दिया आई कैप को, फिर उसके बाद में इसको लाइन को और रो को और कॉलम को छिपा लीजिए। इसको छिपा दिया तो क्या बच गया, जो बचा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, -3 4 1 और -2। फिर अगली बार लिखना है माइनस जे कैप, फिर से वही कहानी, इसको छिपा लीजिए तो आपको मिलेगा 2 4 1 और -2, और प्लस का के कैप लिखने के बाद में भी कहानी वही करनी है। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख तो रहा होगा। के कैप को छिपा लीजिए तो 2 - 3 1 1, तो यह आएगा 2 - 3 1 1। और इसमें ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, बस मतलब आई कैप ब्रैकेट -3 इंटू -2 तो 6 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस जे कैप, देखो माइनस जे कैप 2 इंटू लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो 2 इंटू -2 कितना आएगा -4 एंड दिस इज -4। ठीक है, प्लस का के कैप 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, यस ओके। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके देखना बेटा जरा, यहां पर 6 में से 4 गए 2, तो ये आएगा 2i कैप -4 -4 -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा प्लस का 8j कैप और प्लस का 5k कैप। ये आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ऐसा सवाल आएगा, कर लेंगे। अच्छा एक और चीज देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये दोनों आगे पीछे लिख के काम नहीं बनेगा, आप इसको करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला है, तो आपको यदि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है तो बी के वैल्यूज पहले लिखने और ए के बाद में लिखने, आंसर अलग आएगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करूं तो लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि मैं लिखना चाहूं इक्वल टू के फॉर्म में, तो ये आएगा माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ऐसा जरूर आएगा। कुछ और चीजें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होती है, तो इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर लिखा है, तो बेटा ये बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे सब चल जाएगा। ठीक है, यस। लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे सवाल बन जाते हैं कई बार। ठीक है, कई बार इसमें ऐसे सवाल बनाए जाते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो बताओ क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, तो बताओ थीटा कितना है। तो ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और आपको पता लग जाएगा थीटा का आंसर कितना आएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 कॉस, कॉस थीटा 0 होगा, कॉस थीटा 0 कब होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। आंसर भी मैंने बता दिया, यस और नो। अब समझिए हमको डायरेक्शन वाला खेल, तो ए वेक्टर, मैं कह रहा हूं कि यदि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से यदि मैं रिप्रेजेंट करूं,
तो सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि देखो ये जो डायरेक्शन वाला खेल है ये पूरी फिजिक्स में आगे आपको काम में आता है। तो मैं जो नियम बोल रहा हूं उसको बस ध्यान से सुनना है। आपको करना क्या है, पहले तो आइडेंटिफाई फर्स्ट वेक्टर, आइडेंटिफाई फर्स्ट वेक्टर, प्रथम वेक्टर कौन है उसको आइडेंटिफाई करिए। फिर स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच योर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ को ऐसे खोल लीजिए। कैसे खोलना है, ऐसे खोलना है, ठीक है, ऐसे 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 खोलना है पूरा ऐसा। नाउ पुट इट ऑन फर्स्ट वेक्टर, इसे प्रथम सदिश पर रख दीजिए। और चौथा पॉइंट क्या है, कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। और अब जो थंब है, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हो गया यहां पे, ये सारे 5 नियम लिखा दिए। जैसे मान चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो सी वेक्टर बराबर यदि मैं लिख दूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन बताओ। और डी वेक्टर बराबर लिख देता हूं, मान चलो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन बताओ कैसे आएगी। तो देखो मैंने क्या करना है, अपने राइट हैंड को लेना है, आइडेंटिफाई फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर को पहचान लीजिए। तो जैसे हमारा पहला केस है, इसमें पहला प्रथम वेक्टर है ए वेक्टर, तो मैंने पहचान लिया ए है। स्ट्रेच योर राइट हैंड, राइट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए और पुट इट ऑन द फर्स्ट वेक्टर। तो सर मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, कैसे रखूं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। रख लीजिए, रहने दीजिए, अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए। कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। सोचो मैंने ऐसे रखा है अपने हाथ को या ऐसे रखा है, तो बताओ क्या मैं अपनी उंगलियों को सेकंड हाथ की तरफ मोड़ सकता हूं? नहीं। अब कर्ल योर फिंगर्स का मतलब समझ लीजिए, आपको यहां पर लड्डू बनाना है, बस लड्डू बनाना है। लड्डू बनाना आता है क्या? बस लड्डू बनाने आना चाहिए। लड्डू कैसे बनाते? ऐसे बनाते नहीं बनाते? अरे कोई ऐसा तो लड्डू नहीं बनाता ना उल्टा करके, या ऐसे ऐसे तो लड्डू नहीं बनाते ना, इस गंगनम स्टाइल क्या बोलते हैं इसको, ऐसा ही कुछ है ना? नहीं, अपना ये ध्रुव नहीं, अरे रजनीकांत का जमाई ध्रुवी है ना, वायरस कोलावेरेडी वाला, काट डालेगा। तो ऐसे काटना नहीं है, लड्डू बनाना है, ठीक है? एचडी से चलो, तो यहां रख दिया। अब रखने के बाद में उंगलियों को लड्डू बनाते हुए दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ लीजिए। तो देखो यदि मैं ऐसे रखूंगा तो ऐसे लड्डू थोड़ी बने, लड्डू तो नीचे बन रहा है, लेकिन ये तो गलत हो रहा है। दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियां क्या दूसरे वेक्टर की तरफ जा रही हैं? नहीं जा रही। हाथ को ऐसे करके देखो, जा रही है क्या? सर ऐसे कर लो, देखो ऐसे ऐसे, मैंने पहले बोला नहीं करना है, ठीक है? शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन ऊंची नहीं करनी है, लड्डू बनाना है चुपचाप, ठीक है? चाहे तुम्हें मीठा पसंद हो या ना हो, बनाना तो लड्डू ही है। तुम खाओ या ना खाओ, तुम ना खाओ पड़ोसी को खिलाओ, क्या दिक्कत है भाई, है ना? चलो, तो लड्डू कैसे बनेगा? ऐसा रखूं और ऐसे करूं तो लड्डू बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो डायरेक्शन किधर आ रही है? इधर। इधर इधर मतलब बाहर, तो बाहर मतलब इसका आंसर आएगा ये वाला। ये आगे चल के मैग्नेटिज्म में बहुत काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है बेटा, ठीक है? तो ध्यान रखना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशन मोशन में टॉर्क के टाइम पे काम आता है, तो ध्यान रखना, ठीक है? चलो, डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा है, मतलब सवाल तो वही है, लेकिन पहला वेक्टर इस बार बी है, तो अब बी पे रखिए। मैंने रख दिया ऐसा। अब लड्डू बनाओ एक ही तरफ, नहीं बनेगा ऐसे, मैं ऐसे करूं, अब देखो अब बनेगा क्या लड्डू? बिल्कुल बनेगा। तो ये इधर आ रहा है, अंदर आ रहा है, मतलब क्रॉस। तो इस पर ऐसे सवाल बेटा यहां पर रहते हैं, ठीक है? तो मैंने 2 एग्जांपल कराए, हालांकि 1-2 और करा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सवाल कराने का, हर साल से, सालों साल से, आप जानते भी हैं ऐसे। मैं इतने सालों से बायोमेट्रिक्स में पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये मालूम है कि मैं ऐसे ही कराता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो जाती है। ये मेरा 9वां, जिसे मैं इनवर्ड कहता हूं, ये मेरा 10वां क्रॉस वाला, जिसे मैं उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे हो जाता है जल्दी में, आउटवर्ड। और ये है मेरा इनवर्ड, और ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सो ऑन। मैं यहां पे 1-2 सवाल दे रहा हूं। जैसे मान लो इधर में दिया है पी वेक्टर और यहां लिखा गया है क्यू वेक्टर। दूसरा सवाल है यहां पर ये ऐसे दिया है,
पी वेक्टर इधर दिया है, क्यू वेक्टर इधर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 4 सवाल सफिशिएंट है मुझे लगता है। और इसमें पहला सवाल है यहां पर, चलो ए, सवाल नंबर ए है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। सवाल नंबर बी है क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, तो यहां पर मुझे थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों परिवर्तन करना पड़ेगा बेटा? ओहो, ये है आर वेक्टर और ये है एस वेक्टर, ठीक है। या थोड़ा सा और टेढ़ा कर लेता हूं, रुक जाओ सर, क्या कर रहे हो, तसल्ली रखो यार, एक बार कर लो जो करना है। लो, और ये लो, ठीक है। ये है आर वेक्टर और ये है एस वेक्टर, ठीक है। अब खुश। और यहां पर मेरा सवाल नंबर सी जो है वो है आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर, और सवाल नंबर डी जो है वो है एस वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसमें डायरेक्शन आपको निकाल के दिखानी है। चलो निकालो फटाफट। पुट योर राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ लड्डू मेकिंग। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, तो पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, पी वेक्टर रखा। देखो इसको मैं ऐसे करूंगा तो आंसर आएगा क्या? देखो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो नीचे आ रहा है क्या? नीचे मतलब आंसर है 5। इसका आंसर कितना है? 5, ठीक है। क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, क्यू क्या है? डॉट। डॉट मतलब बोर्ड के बाहर, मतलब तुम्हारी तरफ। अब तुम्हारी तरफ तो आ गया, इसको मोड़ना किधर है? तुम्हारी तरफ तो ऐसे भी आ रहा है, किधर मोड़ू? पी वेक्टर किधर है? दूसरा, ये नहीं, ऐसे करके बराबर लड्डू बन रहा है तो ऊपर आएगा। ऊपर मतलब यहां पे 1 दिया है, तो मेरा आंसर ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। या आप लिख दीजिए 5 मतलब इसका नीचे आया है, इसका ऊपर आया। आप देख रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। पहला वेक्टर आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ये इसमें P है, इसमें Q है, इसमें R है और इसमें S है। इसको करते हैं, चलो बेटा। R वेक्टर देखो किधर है? इधर है, टेढ़ा है, टेढ़ा बिल्कुल। अब टेढ़े के बाद में R वेक्टर है पहले, तो R वेक्टर के बाद उंगलियों को किधर मोड़ना है? S वेक्टर मतलब किधर? बोर्ड के अंदर। तो सोचो क्या मैं ऐसे मोड़ पाऊंगा या ऐसे मोड़ पाऊंगा क्या? तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, हाथ को देखो ऐसे टेढ़ा और ऐसे बनाऊंगा, तो कितना आ रहा है आंसर? ऐसे टेढ़ा, ऐसे, और देखो इधर से करके देखो, ऐसे ऐसे, तो ये आ रहा है इधर। इधर मतलब आ रहा है 2 नंबर, मतलब ऐसे आ रही है डायरेक्शन रिजल्टेंट की। फिर कौन रह गया? अब इसको देख लो, जाहिर सी बात है उल्टी आएगी, लेकिन आप करके देखो। पहले उंगलियों को नीचे अंदर ले लिए और ऐसे मोड़ा, बराबर। एस वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इधर आ रहा है, इधर मतलब 6 नंबर, मतलब आप ऐसे कह सकते हो इधर आ रहा है और ये है 6 नंबर, ठीक है। सारे सवाल क्लियर हो गए? एक आधा कुछ बचा तो नहीं है? एक बार मैं देख लेता हूं। हालांकि मेरे हिसाब से तो कुछ बचा तो नहीं है। और दूसरी बात ये है बेटा, ये क्रैश कोर्स है तो इसमें हम थोड़ा सा हो सकता है एक आधा पॉइंट रह जाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे तरफ से कि इसमें कोई रहना तो नहीं चाहिए। हालांकि अब देखो इसके बाद एक ग्राफिकल मेथड वगैरह टाइप में रहती हैं, लेकिन उतना आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बेसिक लगभग सारा करवा दिया है, इसके बाहर सवाल नहीं बनेगा। ओके, सो दैट्स इट। यहां पर आपका मैं ये कह सकता हूं कि स्केलर्स एंड वेक्टर बेसिक चैप्टर है बेटा। देखो यहां पर प्रैक्टिस लगती है बस, इसमें से डायरेक्टली सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हाँ आपको अच्छे से इसको जरूर करना है, ठीक है। मैं जानता हूं लेक्चर थोड़ा सा काफी बड़ा हो गया है, 1.5 घंटे तक पहुंच ही गया लगता है, उस पर कर्सर रखा दिख नहीं रहा है। ओके, तो यहां से आज से ही बेटा जुड़ जाइए। जो भी आपने पढ़ाई नहीं करी है तो अभी पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल अपने दिमाग में टारगेट बिठा लीजिए कि नीट 2022 हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। आपको कसम खानी है कि कुछ भी हो जाए दिन रात एक करना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। ना किसी की शादी से ज्यादा लेना देना रखना है ना। मैं जानता हूं आप में से कई लोग तुरंत बोलेंगे सर आप तो हुआ है आप तो हुआ है एक शादी अटेंड कराए। लेकिन बेटा देखो क्या होता है कि मैं पूरे साल भर कोई फंक्शन अटेंड नहीं करता हूं, साल में एक आध बार कोई फंक्शन रेयरली अटेंड करता हूं, मैं कहीं जाता आता नहीं हूं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, देखो आपका जो फेज है, देखो शादियां ठीक है, जिंदगी में शादी एक बार होती है, लेकिन बेटा आपको मतलब ऐसा है कि आप जितना अपने आप को मोटिवेट रखते हुए पढ़ाई कर सकें उतना आपको कोशिश करनी है। बस मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। आपको सिस्टमैटिक वे में अप्रोच लेते हुए, आप बोलेंगे सर बुक कौन सी लगा लूं इस समय, बेटा जो बुक लगानी है आपको वो लगा लो, नहीं तो आप बायोमेट्रिक्स की डीपीएस को अटेंड लगाइए, उसमें से लगभग सारा क्वेश्चन अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके बाद आप बुकलेट को एक बार पढ़ लीजिए यदि आपके पास बुकलेट है, या फिर क्रैश कोर्स वाली बुकलेट को पढ़ लीजिए। मैंने जितना पढ़ा है उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, श्योर? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए